योगी सरकार और कांग्रेस में बस को लेकर अब टक्कर बढ़ने वाली है। आज सियासत का एक और राउंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी में जारी बस पॉलिटिक्स पर दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता पीएल पुनिया और वीके सिंह के बयान सुनवाता हूं, जो एक दूसरे पर मजदूरों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया कि 1000 बसेस हम देंगे, हमको अनुमति दें। उन्होंने सूची मांगी, सूची भी दे दी गई और उसमें मीन में एक निकाल रहे हैं कि इसमें 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है। ये गंदी राजनीति है। इसमें से कितने हैं? 5 निकाल दीजिए, 10 निकाल दीजिए, लेकिन जो बसेस हैं उनको आने दीजिए। बसों को आने नहीं दे रहे हैं, उनको बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और आप अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक कहा गया कि हम 1000 बस दे देंगे। तो इस सारे के सारे प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के हैं क्या? बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं। तो आप सिर्फ ये क्या बोल रहे हैं कि हम 1000 बस उत्तर प्रदेश को दे देंगे? देखिए, राजस्थान से श्रमिक चल के जा रहा है। आप ही लोगों ने फोटो दिखाई, मीडिया में दिखाया, वो भरतपुर से आगरा की तरफ जा रहा है। तो राजस्थान से जो 500 बसें आ रही हैं, क्या राजस्थान सरकार इन बसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जो इतने लोग इतनी दूर तक लोगों को पैदल चला रहे हैं? तो ये साफ दिखाई देता है कि ये राजनीति है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है राजनीति का, बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। मजदूर जो है वो अभी भी इंतजार कर रहा है। मनीष, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बसेस वहां राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनके ड्राइवर्स को खाना नहीं मिला है 24 घंटे से। वो भी तो मजदूर हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि जो मजदूर वहां से पैदल जा रहे हैं, वो बेचारे बसेस को टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये बसेस चल रही होती तो शायद इससे घर पहुंच गए होते। किसको जिम्मेदार माने? इस बड़े और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता तरुण चुग जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन और जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तरुण चुग साहब, क्या दिक्कत है? ये बसेस चल क्यों नहीं रही? अगर ये मान भी लें कि उनमें कुछ ऑटो थे, कुछ की जानकारी नहीं थी, कुछ का फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, उन सबको काट दीजिए और जो बचते हैं उनको इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसा है कि जो पत्र पहले श्रीमती प्रियंका वडेरा गांधी जी की ओर से लिखा गया था, 1000 बसें लखनऊ टीटीओ को देने की उन्होंने बात की। हमने उसकी स्वीकृति दी और उन्होंने कहा 1079 बसों की हम लिस्ट भेजी। उन्होंने 1079 बसों की लिस्ट भेजी, जिसमें 200 से ज्यादा बसों की जगह टेम्पो, ऑटो और ट्रक थे। अगर उसकी जांच ना की जाती तो क्या वो ट्रकों और ऑटो में लोगों को भेजते? अब उनको कहा लखनऊ भेजो, वो कह रहे हम लखनऊ भेज नहीं सकते। अच्छा, फिर दोबारा चेक किया गया तो उसमें 140 बसें ऐसी हैं जिनका बीमा नहीं हुआ है, 78 बसें ऐसी हैं जिनके पास 279 बसें जो अनफिट है, 140 बसों का बीमा ही नहीं है, कोई बीमा नहीं है, किसी का अनफिट है। लगभग 250-300 बसें ऐसी हैं जो अभी चलने के काबिल नहीं है। आप बताइए, किसी भी, चाहे वो श्रमिक है, वो हमारे लिए हमारा कीमती नागरिक है, उस नागरिक को अनफिट बस के अंदर चढ़ा दें और वो एक्सीडेंट हो जाए। तरुण जी, मैं आपकी बात मान गया कि जो अनफिट बस हैं उनमें मत भेजिए। सबकी जिंदगी बराबर कीमत की होती है, किसी की कीमत कम नहीं है। लेकिन मान लीजिए 300 ऐसी बसेस हैं जिनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, कुछ जो है वो ऑटो निकली, उनको हटा दीजिए तो 1000 में से कम 500-600 बसेस तो फिर भी बच जाएंगी। उनको क्यों नहीं चला रहे हैं सर? ये पूछ रहा हूं। वो आज मेरा कहना है, आप पहली बात तो ये क्लियर करनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस हुआ है उसमें से क्या क्या चीजें छन के आई हैं। और ये आज सभी जो बसें बाकी जो फिट हैं, वो आज शाम से उनको अलग अलग जगह से चलने के लिए पत्र निकल गया। पर्यावरण मंत्री जो सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने इसका पत्र निकाल दिया, ऑर्डर जारी हो गए। प्रश्न है कि 12,500 बसें चल रही हैं, 779 ट्रेनें यूपी से रन आउट कर गई हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस पर पॉलिटिक्स करना जरूरी था? किन लोगों ने राजनीति शुरू की? किन मुद्दों पर हमें राजनीति करनी चाहिए? तो आप ये कह रहे हैं जो बसेस ठीक है वो आज शाम से चल जाएंगी? हाँ, जो बसेस ठीक है वो आज शाम से चलेंगी। ठीक है। और इस पर प्रताप सिंह जी, मुझे ये बताइए, प्रताप सिंह जी, जो बसेस में देरी हो रही है चलने में,
अब ये कहा जा रहा है कि आपने अगर लिस्ट सही भेज दी होती, सबके सर्टिफिकेट ठीक होते, तो शायद वो देरी ना होती। आपने ऐसे बसेस की लिस्ट क्यों भेज दी जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है? मजदूर के जान की कीमत नहीं है क्या? सुशांत जी, मैं एक बात आप समझ लीजिए, ये वक्त कांग्रेस और बीजेपी में टकराव का नहीं है। आपको पता है, जब राजस्थान की सरकार ने यहां से सरकार को जब ये कहा गया, मैं जब ये बात सुन रहा हूं सरकारी स्तर पर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी स्तर पर एक ट्वीट किया और मदद की पेशकश की उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हम बसें देना चाहते हैं। और उसके बाद जब बॉर्डर पर जाकर बसें खड़ी हो गई तो पहले उन्होंने मना कर दिया, तो बसें वापस आ गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वापस ट्वीट करके ये कहा कि हम बसें लेने को तैयार हैं। यदि आपको नहीं लेनी थी तो प्रियंका गांधी जी को आप जब उन्होंने ट्वीट किया उसी ट्वीट पर मना कर देते कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बसें नहीं चाहिए, हमारे पास बसें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम कांग्रेस पार्टी की चिंता समझ रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं। प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल दूसरा है। और ये प्रताप सिंह जी, आप एक मिनट। प्रताप सिंह जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पूरी बात मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूं आपके चैनल पे। नहीं भाई, बात पूरी करने बताइए, क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से या प्रियंका गांधी जी की ओर से कितनी बसें दी गई? और ये बताइए तो सही। आप यूपी की बात कर रहे हैं, मेरे को बताइए हरियाणा में आपने कितनी बसें दी हैं? एक मिनट चुप साहब, 12,500 बसें पहले चल रही है। तरुण जी एक मिनट रुक जाइए सर। तरुण जी, मैं चाह रहा हूँ ये तू में ना हो सर। जो सच्चाई है वो सामने आया। आपने कहा जो फिट बसेस हैं वो आज शाम से चल जाएंगी, ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान में पूरे में त्राईमाम। प्रताप सिंह, एक मिनट। प्रताप सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी, मुझे ये बताइए, आपकी चिंता मजदूर है, आपने बिना सर्टिफिकेट वाली बसेस की लिस्ट भेज दी। आपके जो ड्राइवर हैं सर, हमारे सहयोगी मनीष ने बात की है, जो बसेस खड़ी हैं राजस्थान बॉर्डर पर, वो कह रहे हैं हमको 24 घंटे से खाना नहीं मिला है। वो ड्राइवर मजदूर नहीं है, आपने बस खड़ी कर दी, उनको खाना नहीं दे रहे हैं। सुशांत जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको इस देश की जनता का प्रतिनिधि बनकर डिस्कस करना चाहिए। अरे आप मुख्य बिंदु से भटक रहे हैं। मुख्य बिंदु से भटक रहे हैं। एक मिनट, वो ड्राइवर वहां खड़ा है भूखा पेट, उसको 24 घंटे से खाना नहीं मिला, ये चर्चा का विषय नहीं है सर। आप डाइवर्ट करना चाहते हैं उनको। अरे सर, ये आप लोगों की समस्या है सर। आपको सवाल से इतनी दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। जब उनसे पूछ रहा हूं कि बस क्यों नहीं चलाया, तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब आपसे पूछ रहा हूं मजदूर भूखा क्यों है वहां पर ड्राइवर, तो आप कह रहे डाइवर्ट कर रहे हैं। आप पूरी बात सुनने की आदत डालिए। अरे आप बात बोलिए ना सर, आप हमेशा घुमा के इस पर ले आते हैं। आप बैठ गए चैनल पर, आप अपने तरीके से पूरी बहस को घुमाना चाहते हैं। आपको मैं कोई बहस नहीं घुमा रहा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। बार बार आवाज को म्यूट कर दे। आप कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, कोई बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं है। इस पर्दे के पीछे छुपना छोड़ दीजिए। इस पर्दे के पीछे छुपना छोड़ दीजिए कि कोई आपसे सवाल पूछे तो वो फलाने पार्टी का प्रतिनिधि है, और यही आप लोग करते हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। आज हमने माननीय अवस्थी को यहाँ क्यों बुलाया है, आपको बताता हूं और जनता को बताता हूं। आप सुनिए, आपके नेता क्या लिखते हैं। ये आप लोगों का तरीका हो गया, आपसे सवाल पूछो तो आप उस सवाल का जवाब न देकर कि मजदूर क्यों भूखा है, आप दूसरे पर सवाल डाल देते हैं। आप सुनिए, पहले रुकिए, जरा ट्विटर पे दिखाता हूं आपके नेता क्या लिखते हैं। मजदूरों के लिए बस पर सियासत चल रही है, सबको पता है। कांग्रेस की तरफ से यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पर निजी आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता गौरव पांदी ने लिखा ट्विटर पर कि यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बीजेपी के शाखा बॉय की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों कार्यक्रम करती हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों रुपए कमाती हैं। ये कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। इस पर जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गौरव पांदी पर जबरदस्त पलटवार किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहो। गौरव पांदी, एक स्त्री के 48 वर्षों के परिश्रम को दुर्भावना से देखने वाले तुम्हारी घिनौनी राजनीति के तरकश में तीर कम पड़ गए तो इस नीचता पर उतर आए। मेरे पति के चरित्र व ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं। मालिनी जी, पत्रकार सवाल पूछे, उसका जवाब ना हो तो आप उसको बीजेपी का एजेंट बता दो। अगर पत्रकार सवाल पूछे, उसका जवाब ना हो, आपकी लिस्ट में गड़बड़ी हो, तो उसे एफआईआर की धमकी दे दो। और अब एक मिनट रुक जाइए सर,
एक मिनट रुक जाइए, आप पत्रकार बन के बात एक मिनट रुक जाइए, आप भारतीय जनता एक मिनट, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे मालिनी जी मुझे ये बताइए, ये भाषा, ये जो लिखा गया कि आपकी वजह से ये हो रहा है, सर एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो लग रहा था आप अपने नेता की आलोचना करेंगे कि कैसा ट्वीट किया है। मालिनी जी आप बोलिए। योगी आदित्यनाथ को सेव करना चाहते हैं, बसें दिखाई नहीं दे रही आपको, मजदूर का दर्द। ऐसा है सुशांत, कल जब मैंने ये ट्वीट देखा, एक मिनट रुक जाइए, तरुण जी और प्रताप जी आप दोनों रुक जाइए। मालिनी जी आप बोलिए। रोज कह रही है पैसे लगाकर किराए करके। कल जब मैंने ट्वीट देखा तो ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस प्रकार की बातें, अनर्गल बातें प्रायः लोग लिखा करते थे और किया करते थे। कल के मुद्दे में मैं हमेशा कभी भी न तो मैं किसी के मुंह लगना चाहती हूँ, न मैं बेवजह प्रचार को वो रास्ता अपनाना चाहती हूँ जो बहुत सारे कलाकारों को सूट करता है। आप जानते हैं सुशांत मैं क्या कह रही हूँ। मैंने बहुत परिश्रम से, अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक जगह बनाई है। ये एक संयोग है कि मेरे पति प्रशासनिक अधिकारी है, वे अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, मैं अपना कार्य करती हूँ। मैंने पिछले 48 वर्ष इसलिए लिखा कि मैं इस समय 54 साल की हूँ। 5-6 वर्ष की थी मैं तब से गा रही हूँ, बजा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में जन्मी एक डॉक्टर की मैं बेटी हूं और मेरे पति सेवा में आए या मेरा उनसे विवाह हुआ, उसके पहले ये कांग्रेस सरकार थी जिसके द्वारा मुझे पहला मंच दिया गया लखनऊ महोत्सव का, गंगा महोत्सव का, बद्री केदार महोत्सव का। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूं, ये सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स आए जिन्हें लगता है कि अब मैंने 5 साल से गाना शुरू किया, मेरी 4 दशकों से ऊपर की साधना है। आप यदि कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप राजनीति से लड़िए ना। आपको कुछ नहीं मिला तो परिवार पे आप परिवार को लपेटेंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्त्री ने मेहनत से अपनी जगह बनाई है। आप यानी कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं या आप ये इंप्लाई कर रहे हैं कि किसी भी यानी अधिकारी की पत्नियों को तो फिर घर बैठना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उनका पति एक अधिकारी है, तो क्या मुझे घर बैठना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए? कभी शायद चल करके कोई कीचड़ उछालने का प्रयास करेगा। अरे आपको तो गर्व करना चाहिए कि मुझे बंबई में फिल्मों के गाने मिले, लेकिन मैं वहां न जाकर के मैंने गांव में रह करके पारंपरिक हिंदुस्तानी संगीत को आगे बढ़ाने का अथक परिश्रम प्रयास किया। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? दुनिया भर में, ये तो कोरोना आ गया, रशिया में होली के लिए दुबई, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, पिछले 20 साल से आप मेरी यात्राओं का इतिहास देख ले। जी टीवी का सारेगामा पे 98 की मैं विनर रही हूँ, 98 जब शायद ये 2nd 3rd में पढ़ते होंगे। आपने एक नफरत के, आपकी अपनी लड़ाई के कारण आप एक गरिमामय परिवार के दंपति को कीचड़ उछालने का प्रयास करोगे तो मैंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और इसलिए जो यूपी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा जा रहा है, जो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए वो पूछा जा रहा है। मालिनी अवस्थी का दर्द आप सुन रहे हैं कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से उन पर निजी लांछन लगा दिए जा रहे हैं। क्या ये उचित है? नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी बोल लीजिए आचार्य जी, 1 मिनट। मालिनी जी कुछ जोड़ रही है, फिर आपके पास। मालिनी जी बोलिए। हाँ, कल जब उन्होंने जब लिखा और मैंने इस पर जवाब दिया तो मुझे लगा मैंने पहले इसी लिखा प्रमाण दो, आज ये हो जाए। और प्रमाण दो क्योंकि अब ये बचपन में छुअन छुआई में नहीं होता था कि कह करके भाग गए दूसरी गली में, अब ये नहीं होगा। ये यदि क्योंकि ट्विटर पे भी जो लिखा रहता है हमेशा के लिए रहता है, अब प्रमाण दो, वरना इस तरह की बकवास पे अपना मुंह बंद करो या क्षमा मांगो। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कांग्रेस की ओर से न तो किसी ने खेद प्रकट किया है, न किसी ने, क्योंकि मैं इसलिए कांग्रेस कह रही हूं क्योंकि ट्विटर हैंडल को उस व्यक्ति के लिखा है कि वो आईएनसी के ट्विटर हैंडल देखते हैं। नंबर 2, उन्हीं के दल की शर्मिष्ठा जी, जो माननीय हमारे देश के बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति माननीय प्रणब दादा, उनकी सुपुत्री हैं, उन्होंने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा है कि आप इनको देखें कि ये कब से गा रही हैं और कितनी तालीम याफ्ता कलाकार हैं, आपको इस तरह बोलने के पहले सोचना चाहिए। कल से सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, मैं उन तमाम महिलाओं और सभी लोगों का शुक्र अदा करती हूँ, आपने भी किया है, सब लोग जो जिन्होंने आकर के इस बात के अभी हमारे कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सुन रहे हैं आप मालिनी जी का दर्द, कुछ कहेंगे इस पर? सुशांत जी, 2 बातें उठी। एक तो आपने सवाल किया बसों को लेकर के, सरकार और कांग्रेस का जो आप झगड़ा की बात कर रहे हैं। दूसरा मालिनी जी की, मैं दोनों पर जवाब दे देता हूं। पहला मैं जवाब देता हूं बसों के ऊपर। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। गरीब मजदूरों की जो बदहाली है, जो दुर्दशा है, सबके सामने है। उस पर प्रियंका गांधी ने ये कहा कि भाई हम मदद के लिए तैयार हैं, हम लगभग 1000 बसें दे देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने उनको चिट्ठी जारी करके कहा कि साहब दे दो। उन्होंने कहा साहब लो ये बसें आ गई, इनको आप इस्तेमाल कर लो। अब इन्होंने कहा साहब आपकी बसों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है। अब जो सवाल मुझे करना चाहिए था बीजेपी की गवर्नमेंट से वो आपने किया, मैं आपको बधाई देता हूं आज, क्योंकि अगर 100 बसों में दिक्कत है तो 900 का इस्तेमाल कर लो, 150 में दिक्कत है 850 का कर लो, 200 में दिक्कत है 800 बसों का कर लो। सवाल ये नहीं है कि ये राजनीति हो रही है, अब सवाल बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने प्रियंका गांधी की बसें मजदूरों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की तो उनकी नाक कट जाएगी। ये साख का सवाल है, नाक का सवाल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों के हित में, देश के हित में हम सब एक जगह खड़े हैं। यूपी सरकार को थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके और वो बसों को इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं मालिनी जी की जो पीड़ा है उस पर आना चाहता हूं। मालिनी अवस्थी ये परमात्मा की कृपा है और एक संयोग है और एक सौभाग्य की बात है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी से उनका विवाह हुआ, लेकिन उससे बड़ा भी सौभाग्य हमें फक्र है उनकी कला पर, उनके साहित्य के इस सफर पर कि उन्होंने जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, जब देश में 20-30 साल से तो बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, सारी सरकारों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर उंगली उठाता है और उन पर आरोप लगाता है, मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। वो किसी पार्टी में है, मैं उसके घोर खिलाफ हूं। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मुझे आपकी यही बात पसंद आती है कि प्रियंका कि आप गलत को गलत बताने का साहस रखते हैं, अपनी ही पार्टी के गलत को गलत बताने का साहस रखते हैं। बस मैं उम्मीद कर रहा था कि ट्विटर पर आ रहा हूं सर, एक रिएक्शन सुनील जी का भी लेना है कि ट्विटर पर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आलोचना करते इसकी, वो ट्वीट डिलीट करवाते या उससे माफी मंगवाते, कुछ नहीं हुआ, वो ट्वीट अभी भी वही है, इसलिए दिक्कत होती है। सुनील जी मुझे ये बताइए, मैं बस के मुद्दे पर हूं, क्या ये वाकई योगी सरकार की नाक का प्रश्न बन गया है या कांग्रेस की दिक्कत की वजह से या गलतियों की वजह से बसें अटकी पड़ी हैं? समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है, हो क्या रहा है वहां पर? देखिए सुशांत जी, मैं केवल ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी कि अब बसों का मुद्दा बस करो, क्योंकि बसें 4 दिन से मुद्दा तो बनी हुई हैं, लेकिन उन बसों पर मजदूर बैठ नहीं पाया। और जो आचार्य जी कह रहे थे कि उनकी नाक का सवाल है, योगी जी को लगता है कि उनकी नाक कट जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके के दृश्य आ रहे हैं, जिस तरीके से बेबसी में पैदल प्रवासी जो मजदूर हैं वो यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो जिस तरीके के वीडियो और जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, मुझे नहीं लगता कि योगी जी की नाक बची है। नाक तो कट गई है, लेकिन हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि आपके पास इतनी बसें हैं परिवहन विभाग की, आप बसों का इंतजार कर रहे हैं, उसमें राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस देना चाहती थी तो जितनी फिट थी उतनी आप ले लेते। वैसे भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सुझाव दिया कि जो कॉलेज और विद्यालयों की बसें हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं, वो आखिर क्यों खड़ी हैं? क्योंकि मंशा ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की। अगर जितना योगी सरकार के अधिकारी मशक्कत कर रहे हैं कि बसों की चेकिंग हो जाए, उनके लाइसेंस चेक हो जाए, उनकी फिटनेस चेक हो जाए, अगर इतनी मशक्कत करते तो जो बॉर्डर पर मजदूर हैं, और मजदूरों को किस तरीके से बॉर्डर पर रोका गया है, पुलिस की लाठी और बंदूक के सहारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनरल डायर के रूप में अब आ गए हैं कि अब मजदूरों को न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि मजदूर को घर पहुंचाएं। तरुण जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं योगी सरकार की नाक बची नहीं, कटेगी क्या? और वो ये कह रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार के पास अपनी बसेस बहुत थी, उन्होंने ये देखने के लिए कि प्रियंका गांधी जो है वो बसेस दे पाती हैं नहीं, ये मंगा ली, और अब जब बसेस आकर खड़ी हो गई तो उनको दिक्कत हो गई। ऐसा है कि योगी सरकार ने कभी बसें मांगी नहीं। प्रियंका जी सामने आई तो हमने कहा आइए आप भी इस काम में लगिए। लेकिन मेरे मित्र के ध्यान में लाना चाहता हूं सुनील भाई, 12,500 आपकी ही यूपी की बसें इस समय वहां के श्रमिक भाइयों को घर घर पहुंचाने में लगी।
एक आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यूपी के अंदर आता है, किसी गांव में भी आता है, तो उसे क्वारंटाइन होना चाहिए, उसको पूरा वक्त देना चाहिए ताकि कहीं वो साथ में अपनी स्टेट पे बीमारी तो नहीं लेके आ रहा। हमने पंजाब में भुगता है कि जो लोग 40 दिन से नंदेड़ साहब में बैठे थे, 40 दिन क्वारंटाइन में ठीक थे, लेकिन ट्रांजिट में वो ऐसे आए कि पंजाब का आंकड़ा 12 गुना बढ़ गया। इसलिए आप उस अत्यात को नाक काटने वाली बात कह रहे हैं, ये भी एक राजनीति है। मेरी आपसे विनती है, 800 ट्रेनें जिस स्टेट के अंदर लोगों को लेके आई हों, जहां 12,500 बसें चल रही हों, क्वेश्चन ये है कि इस पर कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। आप देखिए कि आप राजस्थान से बसें भेज रहे हैं, लेकिन राजस्थान में श्रमिक पैदल सुशांत जी, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों को बसेज नहीं दी जा रही। आप देखिए, जो लोग, आप अगर सचमुच, सोनिया गांधी जी ने बयान दिया था कि हर श्रमिक का किराया कांग्रेस पार्टी देगी, मेरे को बताइए कोई एक ड्राफ्ट है जो इन्होंने रेल मंत्रालय को भेजा हो कि ये पैसा हम दे। तरुण जी मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर नहीं सर, अगर 12,500 बसेस लगी हुई हैं यूपी में, काम कर रही हैं, तो क्या योगी जी ये नहीं कह सकते थे कि हमें बसेस की जरूरत नहीं है? प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशकश की। भाई साहब, फिर उस पर 6 डिबेट और होती कि यूपी ने बसेस की ना क्यों की। तो आपने डिबेट से बचने के लिए बसेस मांग ली। सुशांत जी, मुझे जरूर दिए कुछ समय, मैं जवाब देना चाहता हूं। 2 दिन बाद बसें कौन सी मिल रही हैं? आप मान लीजिए, हमने इनकी लिस्ट के मुताबिक 50 लोग उस ऑटो पे चढ़ा देते, 25 लोग। देखिए, यहाँ बैठ करके टीवी चैनल पर फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट प्रताप जी, मैंने उनसे 140 बसें जो है वो अभी आपकी बीमा नहीं है। 78 बसों, अब 297 बसें किसी न किसी तरीके से अनफिट है। आप कैसे कहते हो कि उन पे लोग? मैं तो अनफिट पे बात ही नहीं कर रहा सर, उनको छोड़ दीजिए, मैं तो फिटनेस वाली बात कर रहा हूँ। आ रहा हूँ प्रमोद कृष्ण जी, आप रिस्पॉन्ड करें। प्रमोद जी, आप आंध्रा में बसें क्यों नहीं दे रहे? आप तमिलनाडु में बसें क्यों नहीं दे रहे? कोई एक ड्राफ्ट दिखाइए। चुप साहब, थोड़ा चुप होने की कृपा करें। चुप साहब, सुन ली आपकी बात, सुन ली। चुप साहब, आपकी बात समझ गए हम, आपकी बात समझ गए। चुप साहब, आप जरा सुन लीजिएगा, ये डिबेट है, कोई एक तरफा लेक्चर ना देना, आप देना मैं दूं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं चुप साहब आपसे और पूरी बीजेपी से, कि जब प्रियंका गांधी की बसों से इतनी प्रॉब्लम थी, तो आपने ये 4 चिट्ठियों के जवाब क्यों दिए? उनकी चिट्ठी आई थी, सुशांत जी ठीक कह रहे हैं कि मना कर देते कि हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब दूसरी चिट्ठी आई नहीं तो मना कर देते। हमने कहा प्रॉब्लम है, हमने तो उसका पॉजिटिव जवाब दिया। लेट मी फिनिश, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिएगा। देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना, तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको सुना, मेरी बात सुनिए। आपने चिट्ठी का जवाब दिया, उनकी दूसरी चिट्ठी आई, उस पर भी जवाब दिया, आपने कंडीशंस लगाई, उन कंडीशंस को उन्होंने फुलफिल किया। अरे प्रियंका गांधी की चिट्ठी आई, कूड़ेदान फेंक देते, क्या जरूरी था उन्हें जवाब देना? नहीं, वो कह रहे हैं इसमें 6 डिबेट और हो जाती कि प्रियंका गांधी से मदद क्यों नहीं ली। नहीं, गलती देखिए, नहीं, आप डिबेट में काट रखते हैं, पूरा देश डिबेट में डाल रखा है। और जहां तक सवाल है सुशांत जी, जहां तक सवाल है फिटनेस का, सोनिया गांधी जी ने बयान दिया था आप कि वो बोलते रेल नहीं के हैं, आप चुप नहीं होते हैं। एक ड्राफ्ट दिखाइए, आप सुनते नहीं हैं। अब आप रेल पे पहुंच गए, फिर आप हवाई जहाज पे पहुंच जाएंगे, फिर आप जमातियों में पहुंच जाएंगे। बताइए, पूरे देश के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, फिर आप राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, फिर सोनिया गांधी पे पहुंच जाएंगे, फिर आप इटली में पहुंच जाएंगे, फिर आप प्रियंका गांधी वाड्रा के दोस्त प्रियंका वाड्रा आप कहां जाएंगे? आपको भैया अभी प्रमाण देने की बात कर रहे थे, आचार्य जी आप बहुत सम्मानित हैं, लेकिन चैनल पे झूठ मत बोलिए। अच्छा प्रताप सिंह जी, एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, कुछ सवाल आपने उठाए, कुछ सवाल तरुण जी उठा रहे थे। प्रताप जी, सोनिया गांधी जी ने एक लेबरर की, एक श्रमिक की टिकट कांग्रेस कार्यालय से पेमेंट हुई। सर तरुण जी, अभी तो बसेस खड़ी है ना, हम उस टिकट पे नहीं जाते हैं। प्रताप जी, कुछ सवाल जो उठाए गए, वो बसेस चलेंगी, वो लोगों को लेके भी जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि प्रमाण बताइए, तो मैंने इनसे एक प्रमाण पूछा है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसी एक श्रमिक की टिकट का पैसा खर्चा हो। अच्छा सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, प्रमोद जी और तरुण जी। सुशांत सिन्हा जी, मेरी इनसे विनती है, आप इनसे पूछिए, प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा, सुशांत जी, प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा योगी आदित्यनाथ जी को कि यूपी के अंदर बिजली के जो बिल हैं वो आप
दुकानदारों से और इंडस्ट्री से मत ले। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी, वो पत्र आप कांग्रेस की महामंत्री है, वो पत्र पंजाब की सरकार बिजली बिल पे चले गए सर, अभी हम बस पर है सर। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्रताप जी से मुझे सवाल पूछने दीजिए। प्रताप जी कुछ सवाल उठे, उनका जवाब देना चाहिए। अब प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी और तरुण जी, मैं प्लीज ऑडियो फिर कम कराना पड़ेगा। प्रताप जी कुछ सवाल जो उठे उनका जवाब दीजिए। बीजेपी जो कह रही है ठीक है, वो तो सुन लिया। मैं ये कह रहा हूं, अगर पहली बात, अगर 1000 बस, अच्छा 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें? क्या ये अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां तो सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है? क्या सरकार कौन है? सरकारी साधन का उपयोग एक निजी संस्था के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? और ये जो बसें हैं आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न उठता है। साथ में ये भी है कि इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे उत्तर प्रदेश के, खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को वो लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी? तब उत्तर प्रदेश से 630 बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने 630 बसें भेजकर और अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो वहां कोचिंग पढ़ने गए थे, उनको उत्तर प्रदेश तक लाकर उनके गंतव्य तक, घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया था। उस समय उनकी राजस्थान सरकार की बसें कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। और जब हम बसों से लाए थे तो खुद मुख्यमंत्री तक को विवश होना पड़ा था वहां के गहलोत जी को, उनकी प्रशंसा करनी पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश ऐसा ले गए। आज प्रश्न ये पड़ता है कि आपने शुरू से आखिर तक दिग्भ्रमित करने का काम क्यों किया? पहले कहा कि जब लखनऊ की बसों के लिए कहा गया तो गाजियाबाद और नोएडा की बसों का ध्यान आया। नोएडा और गाजियाबाद कहा गया तो पता चला कि मथुरा और आगरा के बॉर्डर है। ये लोग क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों के उपचार में लगे, अपने यात्रियों की, प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुरक्षित यात्रा में लगे, उनकी स्क्रीनिंग में लगे,